तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3C के 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसको करने से पहले आपका पढ़ा होना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लें। दिस इज योर अगेन एक्सरसाइज 3C। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें लिखा है कि P इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -4,2 और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है। A line L through P and perpendicular to PQ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम पहले P और Q पॉइंट्स बनाते हैं। तो बेटा P के कोऑर्डिनेट्स बताना। सर P के कोऑर्डिनेट्स -4,2 Q के कोऑर्डिनेट्स 5,-4। बुक रखी है ना आपके सामने। हम्म ओके, तो स्लोप बताओ बेटा PQ का, तुमने अब तक निकाल लिया होगा। तो एक सेकेंड, दैट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो -4 -2 अपॉन 5 + 4। तो m of PQ is equal to -2 upon 3। कितना आएगा माइनस का? -2 upon 3। -2। तो ये हो गया PQ का। लेकिन इसमें अब क्या लिखा है कि लिखा है कि एक लाइन L है जो P से पास करती है और PQ के परपेंडिकुलर है। यानी कि वो लाइन का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो P से पास करती हुई और PQ के परपेंडिकुलर लाइन तो यही होगी। वो तुम्हारी स्क्रीन पर ब्लिंक कर, P से भी पास कर रही है और PQ के परपेंडिकुलर भी है ना। तो देखो ये PQ के साथ राइट एंगल बना रही है 90 का। तो तुम कहोगे सर फिर तो हम इस लाइन L का स्लोप बता सकते हैं। तो बेटा लाइन L का स्लोप क्या होगा? 3/2 हो जाएगा डायरेक्टली। तो तुम बता नहीं पाए इस लाइन का स्लोप। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो P पॉइंट से पास कर रही है और PQ के परपेंडिकुलर है। MPQ, हाँ, तो दैट विल बी -1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू PQ। बताओ बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y is equal to mx plus c। नहीं बता पा रहे हो। जो लाइन है वो P से पास कर रही है तो P के कोऑर्डिनेट आपके क्या है? P के कोऑर्डिनेट है -4,2। तो उसकी जगह लिख लो आप x1 y1। और जो P से पास करने वाली लाइन है L, उसका स्लोप कितना है? उसका स्लोप है आपके पास 3/2। तो इस लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे? y minus y1 is equal to m into x minus x1। हाँ, तो वैल्यू बताओ कितनी आएगी इक्वेशन? तो y -2 is equal to 3/2 हाँ into x minus x plus 4। यस, अब तुमने बताया सही से। ये लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन L हो गई। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है कि अ लाइन L is drawn through P perpendicular to PQ to meet the y axis at point R। ये लाइन y एक्सिस को R पे मीट करती है। ठीक है, ये लाइन है L, ये y एक्सिस को R पे मीट करती है। तो चलो हम दोबारा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, उसमें लाइन L को दोबारा दिखाते हैं। मान लो तुम्हारी लाइन L ये है। ठीक है, ये एज्यूम कर लो तुम्हारी लाइन है ये L जिसकी तुमने इक्वेशन निकाली है। ये y एक्सिस पे कहीं मीट करती है। जहां मीट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है? R। तो बेटा तुम क्या ये पॉइंट बता सकते हो क्या होगा R पॉइंट? तो R that will be perpendicular रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चालू करो। सिंस क्वेश्चन में लिखा है R लाइज ऑन y एक्सिस। तो बेटा अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिकम्स इक्वल टू 0। बस, तो अब आप क्या करिए,
कि इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप लाइन की इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 4, 0 + 4 दैट मीन्स 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स y - 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 6। यानी y कितना आ गया, 8 आ गया। तो बेटा आपके पास r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या है 0,8। तो 0,8। तो आपका ए पार्ट का आंसर क्या था बेटा, ये आपका ए पार्ट देखो कंप्लीट हो गया था, उसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया। ए पार्ट में आपसे लाइन एल की इक्वेशन पूछी गई थी, फिर आपसे आर की कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, मैंने आर की कोऑर्डिनेट भी निकाल दी। आपके आर के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,8, ये आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है कि सी पार्ट बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए अब हमको पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पहले हम देखें पी क्यू आर कहाँ कहाँ पर है, उनके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं फिर से, पी क्यू आर। ये हमने ट्राइंगल बना लिया सी पार्ट के लिए, ठीक है। हमारे पास है पी क्यू और ये आर। तो सबसे पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -4,2। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-4। और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,8। 0,8। तो बच्चा आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है, उसके 3 वर्टेक्स गिवन है। तो ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए अगर आपके पास 3 वर्टेक्स गिवन हो तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। हाइट ये इंटू बात बेस। क्लास 10th में पढ़ाई जाती है कि ट्राइंगल के अगर 3 वर्टेक्स अगर गिवन होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइट तो गिवन नहीं है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। जब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो ये बात इतनी बेसिक है कि यहाँ पे 10th की वजह से बताई नहीं गई है, ये मान के चला गया है कि आपको 10th में बताई गई है। चलिए अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। याद रख लीजिए कि कभी भी आपके पास ट्राइंगल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपके पास गिवन हो, ए गिवन है x1 y1, बी गिवन है x2 y2, सी गिवन है x3 y3, ठीक है। तो आप ट्राइंगल का एरिया तुरंत लिख सकते हो। ट्राइंगल का एरिया लिखने का तरीका क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लिखते हैं 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 लगाती है, डंडे खड़े कर देते हैं। डंडे में यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, फिर लिखेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे x3 y3, फिर जहां से चालू किया था वहीं पे एंड करेंगे। x1 y1 से चालू किया था, x1 y1 पे एंड कर देंगे। सबसे पहले आप पॉइंट इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है समझिए। पहले 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x1 का y2 से, फिर x2 का y3 से जाइएगा, फिर x3 का y1 से, ठीक है। ये हो गया, हम सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए। अब ऊपर से नीचे उतरे तो हम नीचे से ऊपर भी जाएंगे, तो अब हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो x1 का y3 से प्लस x3 का y2 से प्लस x2 का y1 से। ये बेटा होता है ट्रायंगल का एरिया। क्या तुम किसी भी पॉलीगन का एरिया इसी ट्रिक से लिख सकते हो। अभी तो तुमने सिर्फ ट्रायंगल का एरिया लिखना सीखा है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि किसी भी पॉलीगन का एरिया हम ये फॉर्मूला का कैसे नाम क्या? ये दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। When base and height aren't given, ना? यहाँ पे बेस और हाइट तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो 3 वर्टेक्स गिवन है। अगर बेस और हाइट गिवन होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस और हाइट कहाँ गिवन है? हाँ। जब गिवन नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये ट्रायंगल का एरिया तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास 3 वर्टेक्स गिवन हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं,
ये पॉइंट आपका बन गया x1 y1, ये पॉइंट बन गया आपका x2 y2, और ये पॉइंट बन गया आपका x3 y3। तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं, और यूज करना चाहे तो डायरेक्टली आप देखिए, हम दोबारा आपको यूज करके दिखा रहे हैं। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एक बार दोबारा नेक्स्ट पेज पे जाके बनाता हूँ, तो आपको ट्रायंगल का एरिया समझ में आएगा कि हम एक बार में कैसे लिखते हैं। देखिए ट्रायंगल का एरिया हम एक बार में कैसे लिखते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास ट्रायंगल, अगर हमको इसका एरिया लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इस तरह से, डंडा बनाएंगे। ये डंडा हमने बना के खड़ा कर दिया, चलो बगल में बनाते हैं। ये डंडा हमने बना के खड़ा कर दिया, ठीक। बाहर लिख देते हैं 1/2। बताओ बेटा, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जहां से चले थे फिर वापस वहीं पे एंड कर देंगे, x1 y1। चलिए एरिया लिखना चालू करते हैं। 1/2 ब्रैकेट बनाओ, देखो कैसे लिखेंगे। -4 इंटू -4 कितना हुआ, 16। 16 5 इंटू 8 कितना हुआ, 40। 0 इंटू 2 क्या हुआ, 0 0। बस हो गया। अब फिर माइनस साइन लगाओ। अब सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ चुके हैं, तुम सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाएंगे। -4 इंटू -4 into 8 -32 -32 प्लस 0 इंटू -4 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10। 10 बस अब इसको लिखते जाओ, सॉल्व कर दो। 40 50 56, ठीक है। और अंदर क्या बचा, अंदर है -32 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -22। -22 है, बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +22। 56 प्लस 22, 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8। 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 स्क्वायर मीटर्स। तो बेटा आपका सी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एरिया लिखना बहुत आसान होता है, बस जैसे हमने सिखाया उस तरह से आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको क्लास 10th में अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया, तो आप एक बार फिर से देखिए कि अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाए, तो आप क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया लिख सकते हो इसी टेक्निक से। लिखने का तरीका देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको डंडा बनाना पड़ेगा। डंडे बना करके बाहर लिखिएगा 1/2। ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट है आपका x2 y2, ये पॉइंट हो गया आपका x3 y3, ये पॉइंट हो गया आपका x4 y4 x4 y4। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x1 तो y1, x1 y1 x2 x2 y2 y2, x3 y3 x3 y3, x4 y4 x4 y4। फिर उसके वापस बाद जहाँ से x1 चालू y1। किया था वहीं पे ऐड कर देंगे हाँ x1 y। बस अब उसको एक्सपेंड कर दो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी x1 कि y2 x1 y2 प्लस x2 y3 x4 x2 y1। y3, फिर x3 y4, हाँ प्लस फिर x4 y1। x4 y1। बस अब ऊपर से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। x1 y4, x4 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, इस तरह से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, आप पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो, आप इस टेक्निक से एरिया लिख सकते हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका मैंने सी पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। सी पार्ट का आंसर भी आ गया 39 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इसको एक बार दोबारा क्वेश्चन रिव्यू कर लीजिए। जो अभी आपने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। अभी अब समझने के बाद आपको 7th क्वेश्चन करना है। यहाँ पे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपको 8th क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो अब आपको ध्यान पूर्वक देखना है ताकि 9th वाला आप खुद से कर लें।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों 8th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे भी एकदम ब्लिंक कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से। इसमें लिखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ओके, intersect the x-axis at P and y-axis at Q। तो हम शुरुआत से ही डायग्राम ऐसा बनाते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सपोर्टिव रहे। तो हमने A और B ये दो पॉइंट्स लिए हैं, जरा आप बहुत ध्यान से देखिएगा। A पॉइंट है बेटा -10,5 और B पॉइंट है बेटा -2, -1। कह रहा है कि जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AB का। मैं दोबारा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, लेट से मान लो ये, ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है इसका। इस लाइन पॉइंट लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये बेटा मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करता है AB का? उसके मिड पॉइंट से पास करेगा। तो बेटा ये मिड पॉइंट आप बता दोगे कितना होगा? M एक सेकंड होगा सर, हम लोग सेवेंथ वाला -10। कर रहे थे ना? हाँ, सेवेंथ वाला कर रहे थे ना? 7th क्वेश्चन तो, अच्छा ये 8th वाला कर रहे हैं। हाँ, चलो पहले 8th कर लेते हैं, फिर 7th करते हैं। नहीं सर, मैं 8th करता हूँ, आप 7th कर लो। अच्छा चलो, तो 7th करें कि 8th करें? 7th, 7th करें। चलो 8 करें। बिकॉज उसमें 8th क्वेश्चन, 7th में ये नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है। अच्छा तो चलो हम 7th वाला करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग आपके साथ 8th क्वेश्चन रुक के डिस्कस करते हैं, पहले हम आपके साथ 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओके, इसमें सो लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन, the line L1 L1 has an equation 3x minus 2y is equal to 12 and the line L2 has an equation y equal to 15 minus 2x। 15 minus 2x। The line L1 and L2 intersect at point A। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा क्या निकल के आया बता दो। अच्छा नहीं निकाला अभी तक, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हुई 15 minus 2x is equal to 12। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x minus 15 to the 30 minus minus plus 2 to the 4x is equal to 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 7x minus 30 is equal to 12। ठीक है, तो यहाँ से 7x कितना आ जाएगा? 12 plus 30 and 12 plus 30 42। That means x is equal to 42 by 7। That means x आ गया 6। अगर x 6 आ जाएगा तो y भी आ जाएगा। तो y is 15 minus 2x, x is 6। तो ये हो गया 15 minus 6 to the 12। That means y आ गया 3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना था, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये हो गया 6,3। तो तुरंत आ गया, ए पार्ट का आंसर आ गया 6,3। चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। L1 लाइन कौन सी है? ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। L1 लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दो। L1 लाइन का, तो so that will be स्लोप बताने का minus तरीका हमने 2y पिछले कल minus बताया था 12। आपको। स्लोप डायरेक्ट हाँ, लिखते तो हैं 3। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप आ गया 3/2। ये स्लोप लाइन L1 का। हाँ, अब आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो A से पास करती हो और L1 के परपेंडिकुलर हो। तो बहुत आसान है। A पॉइंट क्या है? A पॉइंट है 6,3 और L1 के परपेंडिकुलर है, यानी कि आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो -2/3 हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है L1 लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन तो यहाँ पे तुरंत आ गई। दिस इज y minus y1 is equal to m times x minus x1। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये -3 कैसे आया? -3 अपॉन -2, बिकॉज -3 नहीं गिवन है इधर, इधर सिर्फ 3 गिवन है।
नहीं, ये तो कल पढ़ाया था ना कि अगर आपके पास कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है ax plus by plus c equal to 0, तो लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ अच्छा, x अपॉन माइनस, कोफिशिएंट ओके, ऑफ y। ओ। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अगर आप यहाँ से ए बी सी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए आएगा बेटा आपका 3, बी आएगा आपका -2 और सी है आपका -12। तो जो स्लोप होता है वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b। b इज -2, तो ये आ गया 3/2। तो ये L1 लाइन का स्लोप हो गया। और जो आपको लाइन निकालनी है वो 6,3 से पास होती है और L1 लाइन के परपेंडिकुलर है। तो L1 का स्लोप अगर 3/2 है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3। एक बार आप चेक करिए इसको। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और बी के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। दिस इज -2 -10/2 एंड 5 -1/2। तो आपका जो मिड पॉइंट बच्चों निकल के आएगा वो निकल के आने वाला है -12/2 which is -6 और 4/2 that is 2। तो बेटा आपका मिड पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया which is -6,2। तो लिखा है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो एबी का है उसकी प्रॉपर्टी है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी जाके मीट करता है। कहाँ कहाँ पे मीट करता है उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, the perpendicular bisector of a line joining A and B intersected x axis at P। तो बेटा ये x axis को P पर मीट करता है और y axis को Q पर मीट करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है कि बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होगी। तो सबसे हम PQ लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की पहले भी इक्वेशन निकाल चुके हैं। सबसे पहले आप बताएंगे स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा। स्लोप ऑफ लाइन AB, मैं इसको ऊपर निकाल लेता हूँ अलग से। बताइए स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा। दिस इज y2 माइनस y1 y1 अपॉन x2 x2 minus x1 माइनस x1। तो ये आपका आ गया माइनस का 6 -6 अपॉन upon 8, that is 8। -3/4। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हाँ -3/4। तो ये बेटा AB का स्लोप आ गया। तो PQ हाँ का सर, स्लोप तो तुम बता ही सेम। सकते हो। PQ का स्लोप बेटा कितना आएगा? y x in y minus y2 is equal to x into x minus x2। ये क्या बता रहे हो? PQ का स्लोप तो 4/3 होगा ना, पता नहीं क्या बोल रहे हो। PQ जो लाइन है वो AB लाइन के परपेंडिकुलर है, तो AB का अगर स्लोप -3/4 है तो PQ का 4/3 होगा। ओके। ये बता देते हैं, तुम्हारा रिलेशन लग रहा है तुम भूल गए हो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर आपके पास AB का स्लोप है -3/4 तो यहाँ से PQ का स्लोप खुद ही निकल आएगा, डायरेक्टली लिख दिया जाता है, इसको लिखा थोड़ा ना जाता है इक्वेशंस को। 4/3 आएगा। अब आपके पास PQ का स्लोप आ चुका है, वो है 4/3। PQ लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो मिड पॉइंट भी आपको पता है, अब पॉइंट पता है स्लोप भी पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ गई y minus y1 is equal to m times x x minus minus x1। x। ये पार्ट आपका ए वाला तो कंप्लीट हो गया। बी वाला पार्ट, अरे ये तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन हो गया। अब ये लाइन क्या करती है, पूछ रही है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ। पी पॉइंट क्या है जहां पे वो एक्स एक्सिस पे मीट करती है, जब एक्स एक्सिस पे मीट करेगी तो वहां वाई पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट एक बार 0 कर लो। तो जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 2, या सिर्फ -2 भी लिख सकते हो। -2 is equal to 4/3 times x plus 6। इसको ओके। सॉल्व कर ले क्वेश्चन को, तो कितना होगा, -6/4 इज इक्वल टू x plus 6। यानी यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 -6 होता है वो, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, -15/2। तो ये पॉइंट आ गया -15/2, -0। हाँ दिस सर, पॉइंट वही इज आया। -15/2, 0। ओके गुड।
उसके बाद बेटा हमको क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट भी हम निकाले हाँ। लेते हैं। तो क्यू पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? क्यू पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप 0 कर दो। जैसे ही आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो y माइनस 2 हो जाएगा 4/3 टाइम्स x को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यानी y माइनस 2 हो गया 8, यानी y आ गया आपका 10, यानी ये पॉइंट आ गया 0,10। तो बेटा आपका b वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपका a भी कंप्लीट हो गया, b भी कंप्लीट हो गया, बचा c पार्ट। c पार्ट में pq की लेंथ पूछी है। अरे pq की p और q के कोऑर्डिनेट पता है, तो pq की लेंथ आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला नहीं जानते हो तो हम लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं? इक्वल टू होल रूट ऑफ यस, x1 प्लस अंडर रूट x2 ऑफ x2 माइनस x1 का होल 1 the whole स्क्वायर प्लस square y2 plus माइनस y2 y1 minus का होल y1 the whole स्क्वायर। square. अब x1 y1 की जगह पॉइंट ले लो -15/2, 0 और x2 y2 की जगह पॉइंट ले लो 0,10। तो आपका c पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो c पॉइंट जो है डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करिए, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका मैंने सब लिख दिया। अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास एक लाइन का स्लोप है 4/3, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा? 3/4. नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -3/4। ओके, तो लाइक बेसिकली अगर परपेंडिकुलर है तो माइनस ऐड करेंगे, अगर बट तुम नहीं व्हाट कर इफ पा अगर रहे ये हो, सर तो अगर व्हाट तुम इफ नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिर बार बार ये इक्वेशन लिखने की आदत डाल दो कि सर तो एक सेकंड m1 m2 बराबर -1। अगर आपका m1 4/3 है तो m2 ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम पूरा पूरा लिखा करो। वैसे कोई लिखता नहीं है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो तो पूरा पूरा लिखो। ओके किसी लाइन का स्लोप मान लो -5/2 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? क्या? किसी लाइन का स्लोप -5/2 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? तो -5/2 इंटू -1 नहीं बता पा रहे हो। इसके परपेंडिकुलर 5/2 लाइन का जो स्लोप होगा वो 2/5 होगा। 2/5 बिकॉज वो उधर जाएगा तो वही 2/5। तो तुम तो कुछ और बता रहे हो। नहीं फिर सर से वो बताओ, अगर हाँ, किसी लाइन का स्लोप जो है -5/2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? तो -2/5 नहीं बता पा रहे हो, देखो वो करके बता रहे हैं। m1 m2 बराबर -1 होता है। मान लो m1 तुम्हारा -5/2 है, तो हाँ m2 कितना आएगा? यहाँ से माइनस m2 आएगा 2/5। एक और बताओ सर, एक और। इसी लाइन का स्लोप जो है 7/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? तो दैट इज -3/7। हाँ, कुछ करना ही नहीं होता है, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो और माइनस लगा दो, साइन चेंज हाँ करना होता है। नंबर का रेसिप्रोकल कर दो और उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और कुछ करना ही नहीं होता है। -5/2 का साइन चेंज करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करोगे तो 2/5 हो जाएगा। -5/2 का साइन चेंज करोगे तो 2/5 हो जाएगा, और माइनस से प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ चलिए आप ये वाला क्वेश्चन नोट करिए और फिर 9th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो होपफुली आपने 9th क्वेश्चन अब तक रीड कर लिया होगा। उसमें लिखा है द लाइन L1 हैज an इक्वेशन, द लाइन L2 passes through the point and is perpendicular to line L1। तो सबसे पहले हम L2 लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो बेटा आपके पास क्लियर कट गिवन है कि जो L2 लाइन है वो क्या है, L1 के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा आप L1 का स्लोप बताएंगे क्या है? दिस इज योर L1।
L1 का स्लोप बताइए बेटा x कितना plus है? 5y is equal to 10. नहीं बता पा रहे हो। L1 का स्लोप हो गया -2/5। कोई भी लाइन होती है, कोई भी लाइन का इक्वेशन जो होता है, जो उसका स्लोप होता है, वो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। उसका स्लोप हो गया -2/5। L2 लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन का स्लोप क्या होगा? L2 का L2 का रहेगा अभी तो बताया था कि 2/5 5/2. को उल्टा कर दो, 5/2, और माइनस है तो प्लस कर देना। हाँ. तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हो जाएगा 5/2। अब ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है? L2 लाइन वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट है -9 -6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 बता दो कितनी आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 is y minus y1 is equal to m times m into x minus x. x minus x1। हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं। Given that the line L1 and L2 intersect at point B, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम L1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। चलो L1 को सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या आएगा ये आएगी 2y plus 12 is equal to 5x plus 45। That means ये बन गई 5x तो 2x minus 2y। ओ अच्छा, हम लोग 5x को भी इधर ले सकते हैं ना 2y के पास. हाँ वो तुम्हारा मन जैसे भी सॉल्व करो। 5x minus 2y plus 45 minus 12 is equal to 0। तो इक्वेशन बन गई 5x minus 2y, 45 minus 12 यानी 5 minus 2 हो गया 3 और 4 minus 1 हो गया 3, 33 equal to 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन L2। अब L2 को तुमको L1 के साथ सॉल्व करना है। L1 इक्वेशन आपके पास ये ऊपर लिखी है, दिस इज योर L1 इक्वेशन। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें x और y के कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 5 5 जा 25 x, 5 2 जा 10 y, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 68 इज इक्वल टू 0। और जो लाइन L1, उस L1 वाली लाइन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके. इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10y, 2 10 जा 20। तो उस 20 को इधर ही लिया, एक साथ ला करके एक ही तरफ लिख दो। तो उधर का इक्वल टू 10 इधर आके माइनस का 10 होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा प्लस का 165 माइनस 20 कितना हुआ? 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 2 4, 145 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा -145 अपॉन 29। ओके. ये 29 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, यानी x आपका आ गया -5। x आपका आ गया -5। तो 29x plus 145y is equal to 0. तो So दोनों को हमने 29 सॉल्व into कर दिया, L1 और L2 को सॉल्व कर दिया, तुम्हारे पास x आ गया। अब x आ गया तो तुम y को निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, L1 लाइन में या L2 लाइन में किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L1 लाइन की इक्वेशन आपकी 2x plus 5y equal to 10। 2x plus 5y is equal to 10। इस इक्वेशन में x की जगह -5 पुट कर दो। जब हम x की जगह -5 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -10 plus 5y is equal to 10, यानी 5y is equal to 20 हो जाएगा। यानी y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो x is equal to -5 and y is 4.
given that n1 and n2 intersect एक पॉइंट b, तो आपके पास b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है -5,4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO जहां पे O ओरिजिन है। ये तो बहुत आसान हो गया, O आपका ओरिजिन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABO, O आपका ओरिजिन हो गया। A पॉइंट क्या है? ओ तो वही वो वाला मेथड यूज करेंगे जो आपने आज अभी बताया था, है ना? हाँ, A पॉइंट है आपका -9, -6 और B पॉइंट आपका क्या है वो अभी निकाला था, B पॉइंट है आपका -5,4। ओके। बस अब आप ट्रायंगल का एरिया फटाक से निकाल लो। ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3 हो गया। सॉल्व आपको खुद करना है। बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे? 1/2 डंडिया लगा देंगे, डंडियों में लिखते चले जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन x1 y1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ओके। ठीक है, ये जो भी एरिया निकलेगा उसको आप स्क्वायर यूनिट्स में लिख लीजिए, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा।